Hello everyone, welcome to Simple Classes. Today in our discussion we'll try and figure out the basic concepts of Fisher effect. यहाँ पे हम लोग समझेंगे फिशर इफेक्ट होता क्या है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन, ये तीनों टर्म्स फिशर इफेक्ट के रिलेशन में किस तरीके से इंटैंगल्ड हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर द वंडरफुल सपोर्ट। मैं चाहता हूँ फिशर इफेक्ट डिटेल में समझने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो चलिए एक बेसिक से एग्जाम्पल को लेके ये तीनों कंसेप्ट को थोड़ा सा ब्रश अप करते हैं। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा कहानी लेके चलेंगे। मान लीजिए आप एक्स हैं और आपका एक फ्रेंड है वाई। आपको 100 रुपए की जरूरत है। आपने ये 100 रुपए वाई से मांगे। वाई ने कहा हाँ भाई क्यों नहीं, ये लो 100 रुपए, लेकिन आप इसको वापस कब करोगे? आप कहते हैं भाई मैं इसको 1 साल में वापस कर दूंगा। आपके इस दोस्त वाई ने एक चीज और बोली कि साथ में मैं एक छोटा सा इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करूंगा। वो इंटरेस्ट रेट क्या होगा? 5%। तो जब 1 साल के बाद आप अपने वाई फ्रेंड को ये पैसा वापस देंगे तो उसमें 5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट जोड़ के वो पैसा वापस करेंगे। तो प्रिंसिपल कितना था? 100। इस पे 5% इंटरेस्ट जब आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा 105 रुपए। तब आप साल के बाद, साल खत्म होने के बाद अपने वाई फ्रेंड को 105 रुपए वापस दे देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक कैलकुलेशन था। लेकिन यहाँ पे जो आपके दोस्त ने कहा, वाई ने कहा 1 साल के लिए मैं आपको ये 100 रुपए दे तो दूंगा, लेकिन मैं उस पर एक छोटा सा इंटरेस्ट रेट चार्ज करूंगा 5% का। तो जो इसने ये छोटा सा इंटरेस्ट रेट चार्ज करा, इसको बोला जाएगा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। जो इंटरेस्ट रेट उस सिचुएशन से डायरेक्टली अटैच होता है, लिंक्ड होता है, उसको बोला जाता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। आपके दोस्त ने कहा 1 साल के बाद मैं आपको पैसा तो दूंगा, लेकिन आपको 5% इंटरेस्ट देना होगा, तो ये 5% बनेगा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है और वहीं पे हम लोग समझेंगे रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है। मान लीजिए वाई ने अभी आपको पैसा दिया नहीं, लेकिन वाई के पास ये 100 रुपीज है और इस साल वाई के 100 रुपीज की वैल्यू 100 रुपीज ही है। लेकिन 1 साल के बाद वाई के इन 100 रुपीज की वैल्यू 100 रुपीज नहीं रहेगी, थोड़ी कम हो जाएगी। रीजन क्यों? रीजन है इन्फ्लेशन। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 100 रुपए वाई यूज करता कुकिंग ऑयल खरीदने के लिए, यानी जिसमें खाना बनाते हैं ना, वो वाला तेल खरीदने के लिए। इस साल उस कुकिंग ऑयल की प्राइस है 100 रुपए। अगले साल उस कुकिंग ऑयल की प्राइस बढ़ जाएगी इन्फ्लेशन की वजह से और इसकी प्राइस हो जाएगी 102 रुपए। तो यहाँ से हम एक चीज समझते हैं कि 100 रुपए वैल्यू जो आपके दोस्त वाई के लिए आज थी, वो 100 रुपए की वैल्यू अगले साल नहीं रहेगी, वो वैल्यू नीचे चली जाएगी, क्योंकि महंगाई दर बढ़ जाएगी और महंगाई दर के बढ़ने को बोला जाता है इन्फ्लेशन। जैसा कि यहाँ पे जो कुकिंग ऑयल था 100 रुपए का बढ़ के 102 रुपए का हो गया। तो यहाँ से 100 रुपए की चीज 102 की हो गई, मतलब 2% इन्फ्लेशन देखा गया। अब ये इन्फ्लेशन को यहाँ पे हम 2% लिख देंगे। तो यहाँ पे रियल इंटरेस्ट रेट हम समझेंगे क्या है। रियल इंटरेस्ट रेट होगा जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट था उसमें से इन्फ्लेशन घटा दीजिए, क्योंकि इफेक्टिवली तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट बचा आपके पास। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना था? 5% आपके दोस्त देने को तैयार था। उसमें से इन्फ्लेशन कितना हुआ? 2%। चीजें 2% से महंगी हो गई, तो अगले साल आपको इफेक्टिवली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला वो है 3%। तो जो 100 रुपए आपने दिए थे 3% से बढ़ेंगे, 3% से बढ़ने के बाद वो हो जाएंगे 103 रुपए। अब जब हम इसको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से देख रहे थे तब वो था 105 रुपए। 100 रुपए बढ़ के 105 हो गए थे। लेकिन जब हमने इसको इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करा, और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते ही जो चीज निकलती है उसको बोला जाता है रियल इंटरेस्ट रेट। ये है एक्चुअल इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इसमें हमने इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर को कंसीडर करा। तो वो चीज कंसीडर करने के बाद पता लगा भाई 2% तो खा गया हमारा इन्फ्लेशन। रियल में जो एक्चुअल बढ़ोतरी हुई हमारे पैसे की वो हुई सिर्फ 3% से, 5% से नहीं हुई। 5% से होती तो उसको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बोलते। सच्चाई में रियल टर्म्स में जो इंटरेस्ट रेट मिला वो मिला 3% का। तो हमारे 100 रुपए बढ़ के सिर्फ और सिर्फ 103 रुपए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने इन्फ्लेशन का रोल, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और आपस में ये किस तरीके से रियल इंटरेस्ट रेट को बनाते हैं ये हमने समझा। अब ये तीनों चीजें इसलिए समझी क्योंकि फिशर इफेक्ट कुछ नहीं है, इन तीनों का रिलेशन ही है आपस में। अब फिशर इफेक्ट क्या होता है डिटेल में उसको भी समझते हैं। तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, जो यहाँ पे हमने मेंशन करा है, माइनस रेट ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज आई। तो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। आर डिनोट्स रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन इज नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन वाला पार्ट जब हम नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में से निकाल देते हैं तब वास्तविकता निकल के आती है, रियलिटी निकल के आती है, और उसको बोलता है रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ से एन को इधर ले आइए, आर को इधर ले जाइए, तो एन इज इक्वल टू आर प्लस आई।
यानी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालना है हमको तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्फ्लेशन ऐड कर देंगे और इस इक्वेशन के थ्रू जो रिलेशन निकल के आ रहा है इसको बोला जाता है फिशर इफेक्ट। देयरफॉर फिशर इफेक्ट कुछ नहीं है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन आर, आई एंड एन, यानी रियल इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। इन्फ्लेशन के बढ़ने से रियल और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे किस तरीके से चेंज होता है वो फिशर इफेक्ट बताता है। अब लास्ट वाला एग्जांपल में जहां पे इन्फ्लेशन था 2%, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5%, तो इफेक्टिव क्या हुआ 3%, यानी रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 3%। अब यहीं पे सोचिए इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाता, इन्फ्लेशन 2 की जगह 4% हो जाता तो रियल और कम हो जाता। रियल कितना होता, 5 में से 4 घटा दीजिए, 3 की जगह सिर्फ 1% ही रह गया। तो जितना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाएगा और वही दिखाएगा ट्रू पिक्चर, क्योंकि वही चीज एक्चुअल में बताएगा कि भाई जितना पैसा आपके पास आ रहा है वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके कितना बन रहा है, आपके खर्चे पूरे हो पाएंगे या नहीं। क्योंकि जो पैसा आपके पास आ रहा है उन्हीं से आप अपने घर की चीजें खरीदते हैं, लेकिन हम इंटरेस्ट रेट लेते समय ये चीज इग्नोर कर देते हैं कि जो चीजें हम हाउस होल्ड के लिए खरीदने वाले हैं वो चीजें भी महंगी हो रही हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे ये रिलेशन आपस में फिशर इफेक्ट बताता है। ग्राफ की मदद से भी इस कॉन्सेप्ट को एक बार देखते हैं ताकि अच्छे से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। एक्स एक्सिस पे टाइम है, समय, वाई एक्सिस पे है परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न। अब ये जो डॉटेड लाइन है ये बता रहा है रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेबल रहता है ओवर टाइम। अब अगर हम इसी ग्राफ पे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को चार्ट करें तो ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, पहले बढ़ा फिर कम हुआ, कुछ प्लेट्यू स्टेटस अचीव करा, फिर एकदम से बढ़ा, फिर प्लेट्यू हो गया। अब देखिए जहां पे ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट खत्म होता है सेम टाइमलाइन पे, इसके बीच का जो डिफरेंस है यही तो इन्फ्लेशन है, क्योंकि इन्फ्लेशन ही तो डिफरेंशिएट करता है रियल और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे है, जमीन से जुड़ा हुआ है, और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जितना हवा में उड़ता है उसको जमीन में लाने का काम रियल इंटरेस्ट रेट करता है। रियल इंटरेस्ट रेट कहता है भाई ठीक है नॉमिनल भाई साहब आप जितना उड़ना चाहे उड़ लो, लेकिन इन्फ्लेशन जब लगेगा ना तब हम आपको जमीन में लेके आ जाएंगे वापस से, और वही होगी आपकी सच्ची कहानी, और इसीलिए इसको बोला जाता है रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसी कॉन्सेप्ट को फिशर इफेक्ट समझाता है इक्वेशन की मदद से, जैसे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने रियल इंटरेस्ट रेट समझा, इन्फ्लेशन समझा, और किस तरीके से नॉमिनल इंटरेस्ट रेट वर्क करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज टू। ऑलराइट, चलिए इस लेक्चर को यहाँ कंक्लूड करते हैं। आई होप ये समझ आया होगा आपको। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड, थैंक यू।